उस समय भारत के अंदर क्या था, तो हम देखते हैं कि अफगानिस्तान भी भारत से जुड़ा हुआ था उस समय में। और वहां पर क्या था, तो वहां पर जो विद्यालय चल रहे थे वो सैनिक स्कूल उसको कहना चाहिए, जहां पर कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ले जाकर के वहां पर शिक्षा दी, जिसको तक्षशिला विश्वविद्यालय कहते हैं। तो ऐसे जो केवल यहाँ पर आपको नालंदा, फिर आपको भागलपुर के पास या वहाँ, ये ऐसे नहीं, अनेक ऐसे विश्वविद्यालय उस पीरियड में थे जहाँ पर सैनिक शिक्षा दी जाती थी। और मैं केवल एक उदाहरण देकर इसको साबित करना चाहूँगा कि जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय वह सेना लेकर के चला था, लेकिन भारत के तरफ भी क्या था और उधर से सेना के तरफ था। उसका जो मेगास्थनीज जो है वो 22 वर्षों तक भारत में रहा था उसमें, और उसने अपनी डायरी में लिखा है, और उसने लिखा है कि ये जो वो जब कैसे विजय होती है उसको मैं केवल कह करके मैं आगे बढ़ूंगा। तो केवल इस तरह से कि चाणक्य ने कर दिया, तो उसमें जब सैनिक लेकर के भारत की ओर चला था, तो उधर से वो लोग किस पर सवार थे, तो ठीक है पैदल सैनिक थे वो सब लोग, और वो लोग भी घोड़े पर भी सवार थे, और भारत के अंदर भी घोड़ा था उस समय, पैदल भी थे उस पीरियड में। लेकिन उस समय चाणक्य ने क्या किया कि कुछ दिन युद्ध के बाद भारत की सेनाओं के तरफ से इसने क्या किया कि चेंज कर दिया, माने आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। उसने क्या किया कि हाथी को शामिल कर दिया भारत की सेना में। उस समय जो लड़ाई हुई सिकंदर से, उसमें हाथी को ला दिया, और वहां पर उन लोगों के पास उसने क्या कहा है कि हाथी तो बड़ा जानवर होता है, वो तो ऐसे गुस्सा करता है, वो चिघाड़ता है, वो दुश्मन को ये कर देता है। इस तरह से उनको मानी कि साइकोलॉजिकली उसको पहले सिकंदर के सेना में उसने ये बात फैल गई, और उसने हाथी कभी देखा नहीं था वो लोग कि हाथी कैसा जानवर होता है। तो ये पहला काम क्या किया कि साइकोलॉजिकली उसको उसने दहशत में ला दिया कि आप आक्रमण करोगे तो इधर से हाथी है। और हाथी जब लेकर के चला, उस समय आगे बढ़ने के बाद दिखाई क्या पड़ता है कि उसकी संख्या कितनी थी, तो 3000 हाथी उसमें नंद शासन में था। आगे चल करके 9000 वार एलिफेंट मौर्य शासन में हो गया, और उसमें लौह युग में कॉपर और ब्रॉन्ज का ट्रांजिशन एज था। 22 वर्षों के बाद अलेक्जेंडर भारत को छोड़ता है, तो वो अपने उस जीवनी में लिखता है, इसको अमेरिका का एक पेंटागन के डायरेक्टर ऑफ नेट असेसमेंट थे एंड्रयू मार्शल नाम का एक व्यक्ति, इसको बड़ी बढ़िया से लिखा है। उसने लिखा है कि पूरे दुनिया में आरे में मतलब ये हुआ कि जो आपको आरएमए का अर्थ उसने दिया रिवोल्यूशन इन मिलिट्री अप्रोच, मिलिट्री के अंदर रिवोल्यूशन कैसे किया गया, मानी वार जब होता है तो वार में चेंज कैसे किया जाना चाहिए युद्ध जीतने के लिए, ये कैसी भारत की उस समय की सामरिक नीति थी। तो उसने लिखा है कि आपको एंड्रयू मार्शल ने कि ये जो सामरिक नीति थी आरएमए, सबसे पहले दुनिया में भारत ने चेंज किया, वो चाणक्य ने चेंज करवाया हाथी को उसमें शामिल करके। और उसमें क्या हुआ कि जब वो चले तो हाथी को देख करके ही पहले मैंने बताया, अब दूसरी बात जब रौंदना शुरू किया तो वो धीरे धीरे पराजय की ओर जाने लगे। तो कहने का अर्थ कि हाथी के कारण भारत को विजय मिली उस पीरियड में सिकंदर के सामने। लेकिन भारत ने क्या किया कि उस हाथी को जो पकड़ा वो पूरे मुगल पीरियड तक पकड़े रह गया। तो हाथी एक समय जो विजय का कारण था, वो वही हाथी आगे चल करके पराजय का कारण बन गया। आप इतिहास पढ़ेंगे, जब मुगल में सबसे पहले बाबर आया, अब वो लेकर के आया घोड़ा, तो आप भी घोड़ा रखिए, आप भी कुछ कीजिए। तो पहली बार भारत में क्या विस्फोट किया, बारूद का उसने 1500 इस तरह से मॉस्केट बंदूक लेकर के आया था, मात्र 1500 बंदूक लेकर के आया। और हमने क्या किया कि हाथी को नहीं छोड़ा, जो 10वीं शताब्दी तक हम लोगों ने हाथी को जो पकड़े रह गए, यानी आगे नहीं किया। रिवोल्यूशन इन मिलिट्री अप्रोच जो होना चाहिए उस समय किया, हमने चेंज नहीं किया। परिणाम क्या हुआ कि पूरे मुगल पीरियड में हम उस बारूद का सामना नहीं कर पाए। हाथी से क्या हुआ कि हाथी के ऊपर जो बंदूक छोड़ता था गोला बम, तो हाथी तो बड़ी शांत प्रिय जानवर है, तो हाथी उल्टे क्या किया
की ओर ही जो है, जो राजे रजवाड़े थे, आप पढ़े होंगे, तो भारत की सेना को उल्टे रोकने लगा हाथी। अरे तो भी चेंज करो, क्योंकि उस समय कर लिए थे। तो भारत ने जो एक चीज को पकड़ता है वो जल्दी छोड़ता नहीं है। तो वो जो एक समय जो विजय का कारण था वो आगे चल करके पराजय का कारण हो गया। और हमने इसको आगे चल करके जब मुगल के बाद अंग्रेज आए तब इसने आरएमए का प्रयोग किया है। पैदल सैनिक और सैनिक आगे, ऐसा 3 प्रकार का एक साथ युद्ध करना। अब हम इतिहास में क्या कर रहे हैं, जो मूल में कहना चाह रहा हूं, अभी इतिहास में क्या पढ़ाई हो रही है कि आरएमए रिवॉल्यूशन इन मिलिट्री अप्रोच सबसे पहले अंग्रेजों ने पूरे दुनिया को दिया, क्योंकि दुनिया में अंग्रेजों का राज्य हो गया। जबकि अब अभी भारत के बड़े बड़े सैनिकों का एक सम्मेलन हुआ था, रिटायर्ड सैनिक का जो बड़े अफसर है, उसने कहा कि हमको इतिहास में ये नहीं कभी पढ़ाया गया कि आरएमए का प्रयोग तो भारत ने दुनिया में सबसे पहले किया, जब सिकंदर जब आक्रमण किया, तो हमको अब पढ़ाई हो रही है अंग्रेजों ने क्या किया। तो कहने का अर्थ यह है कि विरासत में हमने जो कुछ किया, और उसके पहले आप महाभारत में भी चलिए, युद्ध की रचना जो थी 18 दिन युद्ध हुए हैं। अब 18 दिन क्या हुआ, प्रतिदिन व्यूह रचना बदलती थी। तो कहने का अर्थ ये रचना भारत में थी पहले से और अचानक नहीं आई। मैं कहना चाह रहा हूं कि उस समय सैनिक स्कूल थे, सैनिक स्कूल में सभी राजा अपने बेटा को कहां भेजता था, उस स्कूलों में पढ़ने के लिए। राजा के बाद उसका जब पुत्र जब राजा होता था तो ट्रेंड होता था। तो सभी के सेनापति ट्रेंड होकर के आते थे, कहां से, तो आपको तक्षशिला से या अन्य स्थानों से। ट्रेंड होने पर ही भारत का वो राजा का सेनापति बनता था। तब भारत में गुप्त काल में भारत स्वर्णिम युग रहा, और भारत में कई सौ वर्षों तक सिकंदर आक्रमण के बाद कोई आक्रमण करने का साहस नहीं किया। यानी भारत की सीमाएं जब सुरक्षित रहेंगी, तभी भारत स्वर्ण काल की ओर जा सकता है। भारत की सीमाएं जब सुरक्षित थी तब भारत में स्वर्ण काल था, ये नहीं पढ़ाया जा रहा है। और आज हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं, चाहे कश्मीर का हो, चाहे अन्य जगह हो, चाहे बांग्लादेश से हो, तो हम कैसे स्वर्ण काल की ओर जाएंगे, कैसे हम औद्योगिक में जाएंगे। इसलिए हमारी सीमाएं भी सुरक्षित होनी चाहिए, हमारे पड़ोसी भी हमारे से ठीक होने चाहिए, चाहे नेपाल हो। ये सारी चीजें आज विद्यार्थियों को पढ़ाई नहीं जा रही है। तो आज हम इन सब चीजों से भी आत्मसात होंगे, तब मेरा विश्वास क्या होगा, उस पर ज्यादा होगा। तब हम कुछ प्रयोग कर सकते हैं, किसी क्षेत्र में जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम देखेंगे कि हम एक केवल इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन रहे हैं। इंजीनियर डॉक्टर के साथ साथ हमारे अंदर साहित्य की भी जानकारी है, हमारे अंदर इतिहास की भी जानकारी है, भारत के भूगोल की भी जानकारी है। तो हम एक पूर्ण मानव बनने की प्रक्रिया में हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा था कि हम विद्यार्थी केवल एक तक सीमित नहीं रखिए, हम कुछ और पढ़ाई करें और अभी और चीज़ों से रुचि रखें, तो जिससे कि हम एक अच्छी दिशा में जा सकेंगे। और अंत में मैं एक कह करके समाप्त करूंगा। भारत में कहा गया कि भाई हमारी देश संस्कृति पर्यावरण की दृष्टि से, अब देखिए भारत में पुत्र को कितना माना गया है कि बेटा पैदा करना आवश्यक है। बेटा पैदा नहीं करेंगे तो हमारा कौन श्राद्ध करेगा, ये हिंदू धर्म में है। इसलिए बेटी को छोड़ो, बेटा पर ज्यादा ध्यान दो, ये भारत में बातें रही हैं। लेकिन इसको भारत के लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे जोड़ दिया, तो पर्यावरण को कैसे जोड़ा है, टर्म क्या, ये सोचना चाहिए ऋषि मुनियों ने। उसने क्या किया कि ये उपासना पद्धति से जोड़ दिया। इसलिए आज हम पीपल की रक्षा कर रहे हैं, नदी तालाब है तो धर्मशाला है, ये सब चीज हम करवा रहे हैं। तो मत्स्य पुराण में कहा गया कि 10 कूप समावापी, 10 वापी समो हृदय, 10 हृदय समा पुत्र, 10 पुत्र समो द्रुमः। 10 कुओं के समान एक तालाब है, यानी 10 कुआं आप खोदिए तो वह एक बावड़ी यानी तालाब के बराबर है। और 10 बावड़ी के समान एक पुत्र है, और 10 पुत्र के समान एक वृक्ष को अपने यहां मान्यता दी गई है मत्स्य पुराण में। तो जिस महिला के अगर पता चल जाए कि मेरा एक भी बेटा पैदा नहीं लिया है, तो 10 को वृक्ष लगा देगी। और भागलपुर में एक गांव में देखिए कितने वृक्ष लग रहे हैं बेटी के जन्म होने पर। तो ये सब चीजें अगर हम बताएंगे गांव के लोगों का, वो वृक्ष काटेंगे क्या, वो तालाब को भरेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो हम लोगों को इन सब चीजों की पढ़ाई अगर कराते हैं,
जिसके अंदर धर्म है, संस्कृति है, और उसको हम करेंगे तो देखेंगे कि अपने आप हरियाली छा जाएगी। अपने आप लोग कुआं खोदना पहले जैसे करते थे, तालाब खोदना शुरू कर देंगे। सरकारी पैसे से हम लगाते हैं और लोग उसको काट देते हैं। जिस दिन पता चलेगा कि नहीं, हमारे पुराण में लिखा हुआ है कि जो है 10 पुत्र के समान एक वृक्ष माना गया है, यानी हम वृक्ष की काटेंगे नहीं, उसको और लगाएंगे। तो ये सब सारी चीजें हमारे इतिहास में हैं। इन चीजों का हम कम से कम अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से हम अच्छी दिशा में बढ़ेंगे और हम एक योग्य व्यक्ति बन सकते हैं। और इस देश के लिए एक अच्छा नागरिक बनना आज ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि देश की दिशा बहुत गलत की ओर जा रही है। इसलिए आज के युवा ही इस देश को संभालने वाले हैं, और यहाँ जो बैठा हुआ वर्ग है यही बीज रूपी से इस देश को दिशा दे सकता है। ऐसे ही इस बीज को बचा करके हम रखें, पीपल का जो बीज है वह, जिससे कि आगे चल करके देश को एक सही दिशा में ले जाएगा। नहीं तो आज सभी पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, और चाहे वो रामदेव जी हो या अन्य लोग हों, सब कुल मिलाकर के इस देश में संस्कृति और योग की बात करने वाले की और संख्या बढ़े, जिससे देश देश के रूप में रहे। हमारा मिस्र और ईरान और इराक की तरह हमारा भारत न हो जाए, भारत भारत रहे, ये भी हमारे ऊपर ही कंधे पर है। मैं समझता हूँ कि हम आज इस पर भी चिंतन करें और आगे चल करके हम योग्य नागरिक बने। इतनी बात कर करके मैं अपनी वाणी को विराम।